तो शुरू करते हैं, आसन क्या है, आसन की परिभाषा क्या है और योगासन का कितना महत्व हमारे योग में है। योग के जब वर्णन आता है या योग का कहीं पे जिक्र आता है तो आसन को ही प्राय योग समझ लिया जाता है। ये सामान्य एक धारणा बनी हुई है हम सबकी कि आप योग करते हैं, दैट्स मीन आप आसन करते हैं, आसन करते हैं तो आप योग करते हैं, ये ऐसा माना गया है। परंतु योग आसन तक सीमित नहीं है, बल्कि आसन एक भाग है, एक अंग है, एक प्रकार कह सकते हैं योग का। जिस प्रकार से अष्टांग योग की हम बात करें तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कहा गया है, तो आसन एक अंग है। वैसे ही हठ प्रदीपिका की बात करें तो आसन को पहले नंबर पे उन्होंने लिया है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, ये 4 अंग बताए हैं। महर्षि पतंजलि जी ने 8 अंग बताए, तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को रखा, तो आसन को तीसरे नंबर पे रखा। वहीं हम बात करें घेन संहिता की तो उन्होंने सबसे पहले षटकर्म को रखा, उसके बाद आसन को रखा, फिर उन्होंने मुद्रा को रखा, फिर प्रत्याहार को, फिर प्राणायाम को रखा, फिर ध्यान को रखा और फिर समाधि को रखा। इस प्रकार से 7 अंगों की चर्चा उन्होंने अपने घेन संहिता में की। तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग मान्यताओं के अनुसार योग को अलग अलग तरह से परिभाषित किया, आसन को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। तो जब हम बात करते हैं योग दर्शन की, क्योंकि योग दर्शन सबसे ऑथेंटिक माना जाता है और सबसे पहला ऐसा शास्त्र है, पहला दर्शन ऐसा है जिसमें योग को पूरी तरह से योग के ऊपर आधारित कोई दर्शन है, तो पूरी की पूरी जो दर्शन है वो पूरा का पूरा योग पे है। तो 195 सूत्र हैं, उसमें केवल योग की बात की गई है, योग के लक्ष्य की बात की गई है, योग के उद्देश्यों की बात की गई है, योग की साधना की बात की गई है, चित्त के स्वरूप की बात की गई है। तो अनेकों बात इसमें की गई हैं। तो हम मानेंगे कि सबसे ऑथेंटिक जो है योग दर्शन है। तो योग दर्शन में योग आसन की परिभाषा क्या है पूछा जाता है, तो आसन की एक ही सर्वमान्य परिभाषा है और वो है स्थिर सुखम आसनम, माने स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस। जब आप इस परिभाषा को देखते हैं और इस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। अब स्थिर सुखम आसनम, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे योग टीचर हैं जो एक रैपिड फायर मशीन की तरह लोगों से योग करवाते हैं या फास्ट सूर्य नमस्कार कराते हैं और वो कहते हैं कि एक कार्डियक हम इसको कर रहे हैं। हो सकता है, वो अच्छी बात है, कैलोरी बर्न होंगी आपकी और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी, बट आसन का लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको एक्सरसाइज का लाभ मिलेगा। आपको एक्सरसाइज का लाभ तो मिल जाएगा, जो एक एक्सरसाइज करने से जो लाभ मिलता है, रनिंग करने से मिलता है, वॉक करने से मिलता है, साइकिलिंग करने से मिलता है, स्विमिंग करने से मिलता है, जिम करने से मिलता है, एरोबिक्स करने से मिलता है, इन सबसे लाभ मिलता है। ये शारीरिक प्रक्रियाएं हैं जिनसे हमें लाभ मिलता है और मिलना भी चाहिए। परंतु हम तो आसन के लाभ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आसन कोई छोटा मोटी एक्सरसाइज नहीं है। आसन स्थिर सुखम आसनम की बात क्यों कही गई? आसन से स्थिरता पैदा होती है और वो स्थिरता आपके शरीर में आती है, फिर मन में जाती है, मन के बाद वो फिर आपका पूरा सोल तक वो स्थिरता जाती है, माने आपके पूरे जीवन में स्थिरता आती है। तो आसन को क्यों करें? आसन एक ऐसी सीढ़ी है जिसके बिना योग में सफलता प्राप्त करने की आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आसन जब तक सिद्ध नहीं है, जब तक प्राणायाम आप सिद्ध नहीं कर सकते, प्राणायाम सिद्ध नहीं है तो ध्यान कैसे करेंगे, प्रत्याहार कैसे करेंगे? तो पूरी जो बेस है वो आसन के ऊपर टिका हुआ है और आसन को आज हर व्यक्ति जानता है, परंतु सही रूप में जानते हैं क्या? सही रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो व्यक्ति आसन को बहुत फास्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेच करके अपनी बेंडिंग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो एक बात समझ लें, वो सर्कस हो सकता है, आपका जिम, आपका वो जो होती है जिम्नास्टिक हो सकती है, परंतु वो योग नहीं है, आसन नहीं, योग का आसन नहीं कहेंगे हम उसको। योग के आसन की खूबसूरती है कि आप स्थिरता से और सुखपूर्वक लंबे समय तक उसमें रहें, ऐसी अवस्था को हम आसन कहते हैं। माने अभी बैठा हूं मैं, सारी हलचल बंद हो जाए, नमस्कार आसन को ही ले लीजिए। नमस्कार आसन कहेंगे कि क्या लाभ है? सूर्य नमस्कार करते तो कहते अरे सर नमस्कार आसन को छोड़ दीजिए। और बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, जितने हमारे अपने आप को रिकॉर्ड होल्डर बोलते हैं या वर्ल्ड चैंपियन या विश्व विजेता या
लिम्का बुक में नाम दर्ज है या गिनीज बुक में नाम दर्ज है, अनेकों उनके पास तगमे हैं या मैं कहूँ कि सर्टिफिकेट हैं जो कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। वो सभी सूर्य नमस्कार में प्रणाम आसन ही नहीं करते, नमस्कार आसन ही नहीं करते। वो कहते इसमें कुछ नहीं होता, हम आगे चलते हैं। तो बंधु, मैं आपको एक जानकारी बता दूं, नमस्कार आसन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है और सबसे पहला ही आसन है। और नमस्कार आसन से लाभ क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं। नमस्कार आसन से सबसे पहले तो आपके अंदर स्थिरता पैदा होती है, दूसरा डेडिकेशन पैदा होती है जिसको श्रद्धा हम कहते हैं, तीसरा आपके अंदर स्टेबिलिटी आ गई यानी कि स्थिरता आ गई, उसके बाद आपको अंदर डेडिकेशन आ गई, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पेशेंस आता है। नमस्कार आसन करने से पेशेंस आता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि नमस्कार आसन से क्या लाभ है, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि नमस्कार आसन से जितना धैर्य आपके भीतर आएगा, जितना पेशेंस आपके भीतर आएगा, शायद किसी और आसन से ना आए। क्योंकि नमस्कार आसन में कुछ नहीं करना, दोनों हाथों को जोड़ करके रखना है और स्थिर सुखम रहना है, डीप ब्रीथ करना है। अब इस पोजीशन में बने रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये पोजीशन कोई उसमें खास एक्टिविटी नहीं लगती, खास एफर्ट्स नहीं लग रहा, प्रयास नहीं लग रहा, और जब तक बॉडी की एनर्जी नहीं लग रही तब तक हमें लगता कि ये कोई आसन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। तो जो नमस्कार आसन को अवॉइड करते हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और आपको स्थिरता, सुख चाहिए तो आपको नमस्कार आसन करना पड़ेगा। डेडिकेशन चाहिए तो आपको नमस्कार आसन करना पड़ेगा। तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। आसन का जो स्वरूप है बहुत बड़ा है। तो जब आप स्थिर सुखम आसन की परिभाषा को फॉलो करते हैं, डीप ब्रीथ करते हुए अपनी सारी, जब कहते हैं आसन को सिद्धि के लिए क्या कहा गया, योग दर्शन के 46वें सूत्र में कहा गया स्थिर सुखम आसनम। उसको सही कैसे करें उसको अगले सूत्र में 47वें सूत्र में बताते हैं महर्षि पतंजलि, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम। सारे प्रयत्न जितने हैं, प्रयत्न यानी कि एफर्ट्स जो कर रहे हैं, कोशिश जो हम कर रहे हैं, प्रयास जो हम कर रहे हैं, उन सारे प्रयासों को रोक दीजिए। मान लीजिए मैं नमस्कार आसन में आ गया, इसके बाद जितने भी प्रयास हैं, जैसे गर्दन हिला रहा हूं, आगे पीछे कर रहा हूं, कंधों को ऊपर नीचे कर रहा हूं, ये सारे प्रयास हैं, यानी कि ये मूवमेंट है, सारी मूवमेंट्स को रोक दीजिए और ध्यान को अनंत परमात्मा में आप लगा दीजिए। अनंत है, परमात्मा अनंत है, जिसका अंत नहीं हो वो अनंत होता है। तो उसमें जब अपना ध्यान लगाते हैं और डीप ब्रीथ हम करते हैं तो आसन सिद्ध होता है। यह आसन की सिद्धि का लक्षण है। हम आसन को करते हुए अनेकों विचार हमारे मन में चल रहे हैं, वैसे ही हमारा ब्रीथ फास्ट चलेगा। ब्रीथ फास्ट चलेगा तो वो जो एयर की जो कंजप्शन है वो कम हो पाएगी। वो कम होगी तो मसल को ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, क्योंकि मसल तो एक्टिव है, आपकी मसल तो काम कर रही है आसन में। तो उसको मसल को यदि नरिशमेंट नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो थकना शुरू हो जाएगी। थकेगी तो आपको पेन होगा, पेन होगा तो आप आसन में स्थिर नहीं रह पाएंगे, और स्थिरता भंग होगी तो आपका आसन भंग हो जाएगा। इसलिए आपको अपना जो ध्यान है वो अनंत परमात्मा में लगाना है। इसलिए कहा गया अनंत समापत्ति भ्याम। ये आपको सीखना है। और जब आसन कर लेते तो लाभ क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू योग दर्शन हम बात करें तो सभी द्वंद्वों की समाप्ति होती है। ततो द्वंद्व अनभिघात, 48वें सूत्र में कहा ततो द्वंद्व अनभिघात, यानी कि जो द्वंद्व होते हैं वो आपको नहीं सताते, या द्वंद्व आपको कम सताते हैं, या द्वंद्व आपको कम परेशान कर पाते हैं। द्वंद्व एक तरह से समाप्त हो जाते हैं। द्वंद्वों का कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता। अब कहेंगे द्वंद्व क्या है? मैं बहुत बार बताता भी हूं। द्वंद्व है अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाओं को द्वंद्व कहते हैं। यानी कि एक कंफर्टेबल सिचुएशन है, एक डिसकंफर्टेबल सिचुएशन है। एक में अनकंफर्टेबल होते हैं, एक में कंफर्टेबल होते हैं। तो कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल जो सिचुएशन होती है उसको हम दोनों सिचुएशन को द्वंद्व कहते हैं। यानी कि एक बात हमारे माहौल अनुकूल है, एक बार प्रतिकूल है। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, ये सब के सब द्वंद्व हैं। और इनमें हमें कैसे रहना है? एक समान भाव से रहना है। इन दोनों सिचुएशन में हम एक समान भाव से रहेंगे। यदि सुख में इतना नहीं रहे तो दुख में निश्चित रूप से डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। यदि आप जय को, यानी कि आपकी विजय हुई है,
उसको पचा लेते हैं तो आप हार को भी आसानी से पचा लेंगे। जीत को अच्छे से ना पचा पाना या जीत को डाइजेस्ट ना कर पाना, विनिंग पोजीशन को डाइजेस्ट ना कर पाना, इस बात का प्रमाण है कि आप हार को भी नहीं पचा पाएंगे और हार में आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो डिप्रेशन को खत्म करना है, टेंशन को खत्म करना है, तनाव को खत्म करना है, तो केवल आसन का अभ्यास आप कर दीजिए। इतना छोटा सा तनाव का उपाय मैंने बताया है, जिसमें कोई ना पैसा लगना है, ना कोई बहुत सारा समय आपका लगना है, ना कोई रॉकेट साइंस आपकी लगनी है। तो तनाव को खत्म करना, आज स्ट्रेस मैनेजमेंट पे पूरे यूएस में, अफ्रीका में, अमेरिका में, या आप यूरोप में, इंडिया में, एशिया में कहीं भी चले जाइए, सबसे ज़्यादा जो वर्कशॉप हो रही हैं, सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है, सबसे ज़्यादा तो विकराल समस्या हो रही है, और आज जो वुहान वायरस का जो पेंडेमिक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो तनाव की है। वो और उस तनाव को इतना बढ़ा रखा है, इतने मनोवैज्ञानिकों की आप चक्कर काटते रहते हैं, या दूसरी हम बात करें कि इतनी दवाइयाँ, इतना साधनों का प्रयोग आप करते हैं, लेकिन केवल एक चीज का प्रयोग करने से वो सारे द्वंद्व समाप्त हो सकते हैं। और वो क्या है? वो है आपका तप, यानी कि आसन का पालन करना। आसन का अभ्यास आपके द्वंद्व को समाप्त कर सकता है, माने आपके तनाव को दूर कर सकता है, आपकी टेंशन को दूर कर सकता है। तो क्या आप एक आसन नहीं कर सकते? कोई भी आसन, 2, 3, 4 आसन आप प्रतिदिन करें। सूर्य नमस्कार करें, 12 उसकी जो क्रियाएं हैं वो करें। उनमें भी आसन है, 7 आसन है, तो 12 क्रियाएं हैं। उसमें कितना अच्छा लगेगा, लेकिन करें तो। यदि कोई टेंशन डिप्रेशन को दूर करना चाहता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आसन करना चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। एक बार करके देखिए, उससे लाभ मिले तो मुझे जरूर बताइए, ना मिले तो भी मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ये तो योग दर्शन का सिद्धांत कहता है। तो 3 सूत्रों की बात वहां पे की गई। अब ये तो हो गया व्यवहारिक रूप से आपको जीवन में लागू करना है। अब पूछा जाए क्यूसीए एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आसन की परिभाषा किस में दी गई है? योग दर्शन में। किस सूत्र में कहा गया है? 46वें सूत्र में योग की आसन की परिभाषा दी। क्या कहा? स्थिर सुखम आसनम, मतलब स्थिरता और सुखपूर्वक अवस्था जो होती है शरीर की, उसको आसन कहते हैं। दूसरा पूछा जा सकता है कि आसन के को सिद्धि का लक्षण क्या है? तो प्रयत्न, शैथिल्य और अनंत समापत्ति भाव, यानी कि सभी प्रयासों को स्थिर कर देना, ध्यान को अनंत परमात्मा में लगा देना। 2 क्वालिटी बताई है। 2 ही आसन में स्थिरता और सुख, 2 ही उसको सिद्ध करने के लिए बताया गया है कि आपने प्रयत्न को स्थिर कर देना है और आपको अनंत समापत्ति हम, यानी कि ध्यान आपने अनंत परमात्मा में लगा देना है। इसके बाद कहा है कि आप किस प्रकार से इसके बाद कहा कि आप किस प्रकार से उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो द्वंद्वों की समाप्ति आपकी होती है, द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। तो द्वंद्व समाप्त होने का मतलब है जितनी भी अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाएं में हैं, उनमें कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल जो जोन होता है वो दोनों समाप्त हो जाएंगे। आप इक्वलिटी आप में डेवलप हो जाएगी। एक प्रकार से हम देखें तो आपका समत्वम योग उच्यते जो का सिद्धांत है वो पालन हो रहा है। तो ये लाभ आपके बताए गए हैं। 48वें सूत्र में लाभ बताए गए, 47वें सूत्र में आसन की सिद्धि बताई गई है। ये 3 सूत्र हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योग दर्शन में कितने आसनों का वर्णन किया गया है। योग दर्शन में प्रत्यक्ष रूप से कोई आसन का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन वहां जब व्यास भाष्य देखते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने नहीं कहा, लेकिन महर्षि व्यास ने अपने भाष्य में 13 आसनों का वर्णन किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्यास भाष्य के अनुसार कितने आसनों का वर्णन किया गया है। तो उसमें हम कहेंगे 13 आसनों का वर्णन किया गया। ये एक सवाल बनता है। दूसरा हम बात करें हठ प्रदीपिका के अनुसार, हठ प्रदीपिका में आसन को पहले नंबर पे लिया गया है। माने आसन प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, यानी कि 4 अंग योग के माने, उसमें पहला अंग ही आसन को माना है। यानी ये पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के अनुसार आसन को पहला अंग माना गया है, किस ग्रंथ के अनुसार आसन को दूसरा अंग माना गया है, किस ग्रंथ के अनुसार योग आसन को तीसरा अंग माना है। तीसरा अंग योग दर्शन के अनुसार माना है यम नियम आसन, दूसरा अंग माना है घृण संहिता, षटकर्म और आसन, और पहला अंग माना गया है आपका हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो ये भी आपको से पूछा जा सकता है। अब हठ प्रदीपिका में कितने आसनों की बात कही गई है? 15 आसनों की बात वहां पे की गई है। और आसन से लाभ क्या बताए गए हैं? स्थिरता और आरोग्यता की बात की गई है कि जब आप आसन करते हैं तो स्थिरता आती है, आरोग्यता आती है और शरीर में लघुता आती है। इस प्रकार के लाभ आपके हठ प्रदीपिका में कहे गए हैं।
और 15 आसनों का वर्णन किया गया है। अब बात करें घृण संहिता की, तो दूसरे नंबर पर रखा है, यानी कि षटकर्म के बाद आसन को करना चाहिए। आसन के बारे में कहा गया है कि 32 प्रकार के आसन मुख्य रूप से माने गए हैं अकॉर्डिंग टू घृण संहिता, महर्षि घृण के अनुसार। अब कहें कि यहाँ पे लाभ क्या बताए गए, यहाँ पे भी लाभ वही बताए गए हैं कि स्थिरता के लिए, लघुता के लिए और आरोग्यता के लिए हमें आसन करना चाहिए। इस प्रकार के लाभ यहाँ पे कहे गए हैं। और आसनों के विषय में मैं बात कहूँ, बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि आसन के बारे में लिखा कि इससे समस्त रोग दूर होते हैं। ये बात प्राय हठ प्रदीपिका, घृण संहिता, शिव संहिता, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ रत्नावली आदि सभी पुस्तकों में मिलती है। तो कहेंगे जब सब एक आसन से सारे रोग ठीक होते तो बाकी आसन करने की क्या जरूरत है। देखिए वहां पे जो कहा गया है शब्द कि इससे सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, माने उससे कहा गया ये अतिशोक्ति अलंकार है। अलंकार होते हैं ना, चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना या उसको उसकी तारीफ करना या उसको महिमा मंडन करना उस बात का। तो हर लेखक की एक शैली होती है, कोई भी लेखक कोई बात लिखता है तो उसकी एक शैली होती है, उसको अच्छे से प्रस्तुत करने का एक ढंग होता है। तो वैसा ही ढंग महर्षि आपका देखें गुरु गोरखनाथ से लेकर के आपका महर्षि घृण से लेकर के और स्वात्माराम जी तक, इन सब का यही भाव रहा कि बहुत अच्छे से उसका प्रस्तुतिकरण करना है। तो वो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से उन्होंने चीजों को लिखा है। तो सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी रोग समाप्त हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे, मैक्सिमम हो जाएंगे समाप्त। अब कोई 70% कोई चीज होती तो कहते हैं लगभग सारे ही हैं, मतलब 20-25% नहीं है तो लगभग सारे ही आ गए। 90% भी चीज ठीक हो रही तो कहेंगे कि 100% ठीक हो रहा है, यही बोलेंगे ना मुख्य रूप से। तो इसलिए आप ये जो अतिशोक्ति अलंकार है इसको समझने का प्रयास करें, तो वो भाव है लिखने का। तो इसलिए आप इस प्रकार से इस बात को ध्यान रखें। और अल्पा पारेख जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि आसन के 3 प्रकार मुख्य रूप से माने गए। कितने प्रकार के आसन होते हैं कहेंगे, तो कोई कहेंगे बैठ के किए जाने वाले आसन, लेट के किए जाने वाले आसन, खड़े होके किए जाने वाले आसन, सीधे लेट के किए जाने वाले आसन, मूधे लेट करके, औधे लेट करके किए जाने वाले आसन। ऐसा नहीं, आसन के 3 प्रकार मुख्य रूप से हैं। ध्यानात्मक आसन जिसको मेडिटेटिव पोज कहा है, दूसरा शरीर के संवर्धनात्मक आसन यानी कि स्ट्रेचिंग जो पोज होते हैं जिनमें शरीर खिंचता है, और तीसरा होता है विश्रांति यानी कि रेस्टिंग पोज जो होते हैं वो। अब रेस्टिंग पोज कौन से होते हैं, शवासन और मकरासन को रेस्टिंग पोज कहा है, यानी कि इनमें शरीर आराम कर रहा होता है, विश्राम कर रहा होता है। तो ये रेस्टिंग पोज है। एक प्रकार से जो हमारा वज्रासन है उसको भी हम रेस्टिंग पोज में रख सकते हैं। तो रेस्टिंग पोज में उसको रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमने बात की कि ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन कौन है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, ये ध्यानात्मक आसन हो सकते हैं। इनमें ध्यान लगाया जा सकता है। दूसरे प्रकार के आसन है संवर्धनात्मक यानी कि स्ट्रेचिंग जो पोज होते हैं उसमें चक्रासन, धनुरासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, आपका पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन या आपका पर्वतासन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये संवर्धनात्मक आसन है। ध्यान सबसे कम है विश्रांति वाले। आपका सबसे पहले हम कहें सुखा, आप कहें उसमें दो विश्रांति वाले हैं वो आपका शवासन और मकरासन को ही रखा है मुख्य रूप से। कोई कोई व्यक्ति उसको वज्रासन को भी उसमें रख देता है। और दूसरी बात हम करें तो दूसरी बात जो ध्यानात्मक आसन है उसमें आपके सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, इनको हमने रखा है। जो तीसरे जो प्रकार के जो आसन है संवर्धनात्मक, बाकी जितने भी आसन बच गए जिसमें बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है वो हमारा सारे के सारे हमारे संवर्धनात्मक आसन है, यानी कि वो स्ट्रेचिंग पोज में काउंट होते हैं। ये आसन के बारे में एक और जानकारी है। इसके अलावा आसनों का कोई आपके अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मुझसे आसन के संबंध में। और आसनों का जब प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें हम आसन बहुत सारे करके भी दिखाएंगे, और सूर्य नमस्कार का भी एक प्रैक्टिकल सेशन हम लेके आएंगे। तो कल मैं सूर्य नमस्कार को लेकर के आऊँगा कि सूर्य नमस्कार में क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिकल और एक दिन आसनों का प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो इसके बाद आपका कोई आसन से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, उसके बाद हम इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे। जी शशांक आसन अपर्णा अग्रवाल जी उसमें नहीं है, वो स्ट्रेचिंग पोज है, उसमें स्ट्रेच होता है बॉडी, वो विश्रांति वाले में नहीं है।
हार्ट को रेस्ट मिलता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को मिलता है, लेकिन वो संवर्धनात्मक आसनों में आएगा, स्ट्रेचिंग पोज में आएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइए, उसके बाद आपसे